हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज आल्सो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड अबाउट एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको ये बोला था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं बोलते हैं, और उस रात से आज पर्दा आपके सामने से हटने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइन स्कीम टाइप बना रखा है। यहाँ पर ये हेडिंग भी साइन स्कीम है और यहाँ पे एक नंबर लाइन टाइप है आपके सामने। इस नंबर लाइन पे अगर आप गौर फरमाइए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, इधर पार्टिकल 4, 5 एंड 6 है। एक चीज देखिए मार्क आपको ध्यान देना है हमेशा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा उनके डायरेक्शंस को देख करके पता किया जाता है, जबकि पोजीशन का पता कहां से लगाया जाता है, पोजीशन का पता ओरिजिन के रेस्पेक्ट से लगाया जाता है। पोजीशन इज ऑलवेज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, is determined with respect to origin, whereas the velocity and accelerations are determined by checking the इंस्टैंटेनियस डायरेक्शन, इंस्टैंटेनियस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चेक करना पड़ता है, इंस्टैंटेनियस डायरेक्शन को चेक करना पड़ता है, जबकि पोजीशन हमेशा कहां से डिटरमाइन होती है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है। तो यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टिकल 3 की बात करें, पार्टिकल 2 की बात करें और पार्टिकल 1 की बात करें, तो ये तीनों ही पार्टिकल्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है। ठीक है ना। ये वाली चीज पहले आप नोट डाउन कर लेना, पोजीशन इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वेयर एज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर डिटरमाइंड बाय चेकिंग द इंस्टैंटेनियस डायरेक्शंस। इसको पहले नोट डाउन कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो होपफुली इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। देने वाली बात ये है कि वेलोसिटी and accelerations will be determined by checking the instantaneous directions। अब अगर आप पार्टिकल 1 को देखते हो तो इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखिए हमने सामने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, द डायरेक्शन एट द फ्रंट साइड इज कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। अपनी सिचुएशन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अब आप लोग अगर यहाँ पर देखते हो, ठीक है ना, तो हमारे पास ये जितने पार्टिकल है, पार्टिकल 3, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 1, इन तीनों की पोजीशंस नेगेटिव है। ठीक है ना। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, r ऑफ पार्टिकल 3 इज नेगेटिव क्योंकि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, r ऑफ पार्टिकल 2 इज आल्सो नेगेटिव एंड r ऑफ पार्टिकल 1 इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है। लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलना होगा, व्हाट विल आई से अबाउट डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, जैसे कि अगर हम लोग पार्टिकल 1 के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल 1 जो है, मान लीजिए कि उसकी इनिशियल पोजीशन और आगे किसी फाइनल पोजीशन को चेक कीजिएगा। ठीक है ना, कोई इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो अगर आप उसको चेक करते हो इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन इसका पीछे होगा कहीं, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन विल बी मोर नेगेटिव, आर फाइनल वो नेगेटिव होगा ही सही, माइनस आर इनिशियल। तो आर इनिशियल जहां पे पार्टिकल अभी है फिलहाल, तो आप लिखिएगा माइनस आर फाइनल प्लस आर इनिशियल, और आर इनिशियल जहां पे पार्टिकल अभी है, पार्टिकल पोजीशन 1 पे है। अब पोजीशन 1 जो है वो कम नेगेटिव है क्योंकि पार्टिकल और उधर चला गया, तो ये जो फाइनल जो पोजीशन है उसकी वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस आर फाइनल प्लस आर इनिशियल, तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है। लेकिन विद टाइम के साथ अगर आप पोजीशन 3 को देखिए, पार्टिकल 3 को देखिए, तो पार्टिकल 3 आगे जा रही है। मान लीजिए पहले यहां पे थी, फिर यहां पहुंच गई, तो ये पार्टिकल 3 की आर फाइनल हो गई, आर फाइनल ऑफ पार्टिकल 3, और मान लीजिए ये आर इनिशियल ऑफ पार्टिकल 3 है। तो अब अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये भी नेगेटिव है, आर फाइनल भी नेगेटिव ही है। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखिएगा माइनस ऑफ आर फाइनल ऑफ 3, मान लीजिए पहले डायरेक्शन के साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर से माइनस ऑफ आर इनिशियल ऑफ 3,
अब यहाँ पे आर इनिशियल भी क्या थी, नेगेटिव थी, तो आप क्या लिखिएगा, माइनस ऑफ आर फाइनल ऑफ 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस आर फाइनल ऑफ 3 प्लस आर इनिशियल ऑफ 3, और आर इनिशियल ऑफ 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये क्लियर है आप लोगों को, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, तो आर इनिशियल ऑफ 3 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, तो क्योंकि बड़ा है तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो पार्टिकल 3 है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो पोजीशन तो आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो, पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है उसको डायरेक्टली देख करके आप बता सकते हो, लेकिन जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है तो आपको हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके देखना पड़ेगा कि अब जो क्वांटिटी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जहां तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सवाल है तो हम लोग केवल और केवल उनके इंस्टेंटेनियस डायरेक्शंस को देख करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विल बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड एक्सेलरेशन आल्सो नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 इज आल्सो नेगेटिव। अगर मैं बात करूं पार्टिकल 2 की, तो पार्टिकल 2 के लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 ये तो नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वही अगर हम पार्टिकल 3 के बारे में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3 भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3 भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो, ये क्लियर है आप लोगों को, पार्टिकल 3 के लिए इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन सामने की डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी सामने की डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि सामने की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी पीछे की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब एक बात आप समझना यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि ये जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो पार्टिकल 1 है इट स्पीड्स अप, ये पार्टिकल 1 की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? whenever acceleration and velocity are in same direction the particle speeds up and whenever they are in opposite direction the particle slows down। जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्टिकल 2 की, तो पार्टिकल 2 की वेलोसिटी इधर की ओर है, लेकिन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सामने की ओर है तो जो पार्टिकल 2 है इट स्लोज डाउन, पार्टिकल 2 जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर हम पार्टिकल 3 की बात करें तो पार्टिकल 3 जो है वो सामने के डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएगा, इट स्पीड्स अप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस वन स्पीड्स अप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दिस वन स्पीड्स अप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और फिर भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिटार्डेशन, दिस वन विल बी, बिकॉज दिस वन इज in spite of being negative acceleration because this is speeding up the body, so this will not be considered as retardation। तो ध्यान रखना कि retardation term कब यूज होता है, retardation term is used when the velocity of the particle is decreasing magnitude wise। but अगर velocity भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, और ऐसे केसेस में उसको हम लोग रिटार्डेशन नहीं बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हमारा फिर एक्सेलरेशन की तरह ही काउंट होता है, मतलब कि पार्टिकल को एक्सेलरेट अप करता है, वो रिटार्ड डाउन नहीं करता, पार्टिकल को एक्सेलरेट अप करता है, ये समझ रहे हो आप लोग। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरली रिटार्डेशन। तो ध्यान देने वाली बात है कि whenever velocity and acceleration are in same direction the speed of the particle will increase, and if acceleration and velocity both are negative still the speed of the particle will increase, and in this case the negative acceleration will not be termed as retardation। but suppose if velocity is positive, हमारी velocity positive है, जैसे कि for example की velocity positive है और acceleration नेगेटिव है, तो इस केस में ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को। जैसे कि अगर पार्टिकल 4 के लिए बात करो तो इसका पोजीशन जो है वो तो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन के इस साइड पे है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है क्योंकि इधर ज्यादा दिख रहा है, और क्योंकि एक्सेलरेशन भी सामने है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। पार्टिकल 5 के लिए भी पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है इसकी, क्योंकि पीछे की ओर आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है।
यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये वाला जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा? क्योंकि वेलोसिटी पीछे की ओर है और एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो पीछे की ओर वेलोसिटी को कम करता जाएगा, स्लो करता जाएगा। पहले ज्यादा स्पीड से पीछे आ रही होगी, फिर कम स्पीड से पीछे आएगी, एक्सेलरेशन इसको स्टॉप करेगा। यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पीछे की डायरेक्शन में है। देखिए पोजीशन तो इसका पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिन के इस साइड पे है पार्टिकल, तो r6 पोजीशन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात कीजिए तो नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन की बात कीजिए तो ये भी नेगेटिव। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए कि ये जो पार्टिकल 6 है ये स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा। इसकी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन बोलेंगे, ये आप बताइए हमें। ठीक है, अब अगर हमारे पार्टिकल 7 की अगर हम चर्चा करें तो पार्टिकल 7 की वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पोजीशन तो ऑफ कोर्स इसकी भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन इसकी नेगेटिव है। ये क्लियर है? तो ये वाले पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं अपने बाइक के एक्सेलरेटर को ट्विस्ट कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है और इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जब मैंने एक्सेलरेटर को ट्विस्ट करना छोड़ दिया, उसको उसी लेवल पर रखा, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई मैग्नीट्यूड में। और उसके बाद जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया और इसीलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होने लगा और अब ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाएगा। सो आई थिंक नाउ द कांसेप्ट इज क्लियर टू यू कि कैसे चीजें वर्क करती हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है कि अ लिफ्ट इज मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टेक्स अ स्टॉप एट द 5th फ्लोर। मतलब ऊपर से आ रही है और 5th फ्लोर पर आकर के रुकती है, मतलब 5th फ्लोर पर आकर के वो रिटार्ड होती है। ठीक है, मतलब रुकना मतलब कि उसकी वेलोसिटी नीचे थी पर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी, तो वेलोसिटी नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, यानी वेलोसिटी को कम करेगा, यानी वो रिटार्डेशन की तरह ट्रीट होगा वो। ठीक है, तो कभी कभार पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन की तरह माना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कुछ ना दिया हो तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and takes a stop at the 5th floor, 5th floor पर आकर के रुकता है। As it is stopping at the 5th floor, 5th floor पे जैसे ही रुक रहा है, ठीक है ना, हमें बताना है the signs of its acceleration, velocity, position and displacement vector with respect to the building's bottom, okay, with respect to the bottom of the building। तो एक बात आपको पता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और ये मान लीजिए 5th फ्लोर है, ये 5th फ्लोर है और यहाँ पर रुक रहा है और बॉटम कहीं नीचे है और लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी तो ऑब्वियसली नीचे की ओर होगी, जैसे रुकने वाली है तो रुकने वाली तो बस रुक ही रही है, लेकिन जा तो अभी भी कहाँ रही है, नीचे, तो वेलोसिटी इज ऑब्वियसली नेगेटिव, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे रुक रही है वेलोसिटी को क्या माना जाएगा, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि रुक रही है ये, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तभी तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो देखना ध्यान देने वाली बात ये भी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी को स्पीड अप करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस केस में रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इस केस में ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगा और इस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाएगा। तो कैन पॉजिटिव एक्सेलरेशन बी रिटार्डेशन? यस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इटसेल्फ इज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोजीशन की, हम लोगों ने बात कर ली वेलोसिटी की और हम लोगों ने बात कर ली एक्सेलरेशन की। अब अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन कहां से नापा जाता है, ओरिजिन से, और क्वेश्चन ने ओरिजिन डिफाइन कर रखा, दैट इज द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। जहां से बोले विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके लिए बोले वही हमारी ओरिजिन हो जाती है। तो बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ही हमारी क्या हो जाएगी, दिस बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज आवर ओरिजिन, ये हमारी ओरिजिन है। तो क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5th फ्लोर ऊपर है, यानी लिफ्ट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5th फ्लोर क्योंकि ऊपर है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अभी लिफ्ट कहां पर है, लिफ्ट की पोजीशन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। ये समझ लो, नीचे आ रही है वो तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाएगी, लेकिन जब तक वो ओरिजिन के ऊपर रहेगी तब तक उसकी पोजीशन नेगेटिव रहेगी। ओरिजिन के नीचे चली गई तो उसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव होगी, तो इसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव।
अब बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की। पहले मैं पोजीशन लिख लूं, तो इसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी? पोजीशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। जब लिफ्ट 5th फ्लोर पे होगा तो उसकी पोजीशन पॉजिटिव मानी जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली, जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल हमारा आर ऑफ 5th फ्लोर है, मतलब पोजीशन ऑफ 5th फ्लोर, एंड माइनस आर इनिशियल जो है इट इज पोजीशन ऑफ सम हायर फ्लोर। पहले तो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे की ओर आ रही है ना, तो से मान लो ऊपर 10th फ्लोर से आ रही है तो आर ऑफ 10th फ्लोर, कोई सा भी फ्लोर होगा लेकिन 5th के तो ऊपर ही होगा। अब 5th फ्लोर की हाइट मान लो कुछ प्लस h1 है, 5th फ्लोर भी ऊपर है तो हाइट इसकी पोजीशन प्लस मानोगे, और 10th फ्लोर भी ऊपर है उसकी पोजीशन प्लस ही मानोगे। मान लीजिए ये है प्लस 30 मीटर्स, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कि ये है प्लस 60 मीटर्स, है या नहीं है? 5th फ्लोर मान लीजिए प्लस 30 मीटर्स पे है और 10th फ्लोर जो है वो प्लस 60 मीटर्स पे है। तो आर फाइनल तो 5th फ्लोर है क्योंकि फाइनली लिफ्ट 5th फ्लोर पे आई है, और आर इनिशियल 10th फ्लोर है, मान लीजिए 10th फ्लोर से चली थी वो, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कीजिएगा तो 30 मीटर्स माइनस 60 मीटर्स यानी कि कितना आ जाएगा? ये माइनस 30 मीटर्स आ जाएगा, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन था वो तो पॉजिटिव था, वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, पोजीशन है वो पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि पोजीशन का जो साइन होता है वो वेलोसिटी का साइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है वही साइन वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक आइडिया दे देगा साइन स्कीम का। इस चैप्टर में आफ्टर स्टडिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए वो क्या थी? साइन स्कीम थी, ठीक है ना। तो ये जो पूरा अभी तक मैंने ये जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था इसको एक बार आप वापस रिवाइंड करके रिकैप करके देख लीजिएगा ताकि ये कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो जाए। ये क्लियर है आप लोगों को? फिर से मैं वैसे एक बार आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। तो सरसरी निगाहों में अगर आप देखो तो लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही थी और नापना उसके हर एक पैरामीटर को बॉटम से था यहां से, तो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही थी तो अभी 5th फ्लोर पे भी अगर आकर के वो रुकी है तो 5th फ्लोर क्योंकि बॉटम से ऊपर ही है तो अभी भी उसकी पोजीशन पॉजिटिव ही मानी जाएगी। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसको देख करके बताया जाता है? इंस्टेंटेनियस साइंस को। तो क्योंकि वो नीचे की ओर आ रही थी 5th फ्लोर पे रुकते वक्त भी, जैसे वो रुक रही थी तो नीचे की ओर ही आ रही थी, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि वो स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन का साइन वेलोसिटी के ऑपोजिट होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये क्लियर है आपको? और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा तो फाइनल पोजीशन कम पॉजिटिव है और इनिशियल पोजीशन ज्यादा पॉजिटिव है, तो कम पॉजिटिव में से ज्यादा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग। So students, now we are going to discuss yet another very important concept. ठीक है ना, ये concept क्या है? देखिए, magnitude of change in velocity when only the direction of velocity is changing but its magnitude is constant. मतलब कि यदि velocity का magnitude constant है फिर भी change in velocity का magnitude zero हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई velocity का magnitude constant था, गाड़ी continuously 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ठीक है ना। तो अगर गाड़ी कंटिन्यूअसली 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी फिर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो आप जनरली अपना आंसर बोल दोगे 0। लेकिन वो चेंज स्पीड के केस में तो आपका आंसर सही होता है, लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से चल रही है, तो उस केस में भी उसके चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो सकता है। ये समझ रहे हो आप लोग? ऐसा तब होता है जब गाड़ी अपनी डायरेक्शन को बदल रही होती है, पार्टिकल अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदल रहा होता है। तो हेडिंग वही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जनरली ये थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में कि भाई अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा 0 होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि हालांकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अराइज हो सकता है वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, जिसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कल पे घूम रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। तो आप बताइए कि क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर के बनी है। कोई भी वेलोसिटी वेक्टर जो होती है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन, दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, पर क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन कंटीन्यूअसली बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है यानी कि वेलोसिटी वेक्टर हमारी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से तो पार्टिकल घूम रहा है, यानी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास जब पार्टिकल के दो पोजीशंस हमने मार्क किए हैं, एक से दैट दिस इज इनिशियल पोजीशन I एंड दिस इज फाइनल पोजीशन F, ऐसा बोलता हूँ। पार्टिकल के दो पोजीशन है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी टेंजेंट टू द पाथ। हमेशा जो हमारी पाथ होती है, वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। सो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना, तो इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा और जहां जाकर के इसको कट करेगी, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो दिस इज थीटा इज द एंगल इन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शंस अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन इधर है इनिशियल वेलोसिटी की, और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। ऑब्वियसली वो डायरेक्शन अलग अलग होनी भी चाहिए थी, ठीक है ना? पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही हमारी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। से दैट बोथ आर इक्वल टू v, दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं v बोलता हूं, ठीक है ना? अब यदि मैं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, सो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा? तो इट इज अंडर रूट ऑफ v फाइनल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v इनिशियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 into v final into v initial cos theta, where theta is the angle in between v final and v initial। अब v final का मैग्नीट्यूड v initial का मैग्नीट्यूड दोनों क्योंकि v ही है, तो डेल्टा v आप क्या लिखोगे? डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जो है इट इज अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। और यहां से किसको बाहर ले लोगे आप लोग? तो यहां से 2v स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास? 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए आप लोग? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट। ये क्लियर है आप लोगों को? अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, 1 माइनस cos थीटा जो होती है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस कंसेप्ट को यूज करना हम लोगों को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर? दिस इज अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 into 2 4 हो गया। तो ये लिखा हो 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अगर अंडर रूट हटाऊं तो 2v साइन थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। ये कब होता है? जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा है, तो जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन फिर भी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो अगर पार्टिकल थीटा एंगल घूम गई है अपने पाथ पे, थीटा एंगल रोटेट हुई है अपने पाथ पे, तो जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है? 2v sin थीटा बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है?
जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल 90 डिग्रीज घूम गई तो कितना आएगा आपका आंसर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी आएगी अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्रीज घूम गई, तो 2 into v into sin 90/2, sin 90/2 कितना हो जाएगा, sin 45, वो क्या हो जाएगा 1/√2, यानी 2 into v into 1/√2 यानी √2v। मतलब कि अगर कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की ओर जा रही थी और फिर उसी वेलोसिटी से वो किधर घूम गया, उसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ईस्ट घूम गई, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, √2v हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो अब यदि हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पार्टिकल की कैलकुलेट करें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन आपने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, so it is equal to magnitude of change in velocity upon time। तो magnitude of change in velocity का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा 2v sin थीटा by 2, और पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो टोटल आर्क लेंथ है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो r थीटा है, और स्पीड कितनी है, तो स्पीड v है, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, यानी कि जो टाइम लगेगा इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इट इज r थीटा बाय v। यहां से यहां तक आने का जो टाइम है t इज इक्वल टू r थीटा बाय v। तो यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा v बाई टी, तो 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई t, और t की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, r थीटा बाई v, तो ये वाली v ऊपर चली जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2v स्क्वायर sin थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, the magnitude of average acceleration when only the direction of velocity is changing but its magnitude is constant. So magnitude of average acceleration is 2v square sin theta by 2 into 2v square sin theta by 2 divided by r theta. Okay, so इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए कभी कभार आपसे डायरेक्शन भी पूछ लेता है चेंज इन वेलोसिटी का, जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मान लीजिए कोई गाड़ी है वो नॉर्थ की ओर जा रही है विद से स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और अचानक से फिर वो मुड़ करके ईस्ट की ओर जाने लगी, इनिशियली इट वाज गोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अगेन स्पीड 20 किलोमीटर per hour only and it is moving towards east, so its initial velocity is 20 km per hour towards north and its final velocity is 20 km per hour towards east, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज इट्स चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का एक तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड अपने उसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है और ये इनिशियल है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 2v sin 90/2, ओके, सो इट इज इक्वल टू 2 into v की जगह पे क्या लिखोगे 20, क्योंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो 20 है, into sin 90/2 sin 45 जो कि क्या हो जाएगा 1/√2, so it is equal to 20√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन डायरेक्शन भी देखना होगा, अगर वो आपसे डेल्टा v पूछे तो डेल्टा v दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और दूसरी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन, तो फाइनल डायरेक्शन हमारी ईस्ट है और माइनस इनिशियल डायरेक्शन हमारी क्या है नॉर्थ है, ये क्लियर है, फाइनल डायरेक्शन ईस्ट है और इनिशियल डायरेक्शन क्या है नॉर्थ है। तो अब आप लोग कैसे करोगे इसको, तो इसको लिखोगे आप लोग दिस इज इक्वल टू ईस्ट प्लस माइनस नॉर्थ, ये क्लियर है, ईस्ट प्लस माइनस नॉर्थ लिखोगे, ईस्ट प्लस माइनस नॉर्थ, अब माइनस नॉर्थ क्या हो जाता है साउथ हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू ईस्ट प्लस साउथ, और ईस्ट प्लस साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड वाइज तो कितनी है 20√2 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन वाइज क्या है साउथ ईस्ट है, ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। ये क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है, या नीट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि गाड़ी पहले 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ जा रही थी,
फिर 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट जाने लगी। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? कई बार तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चे जीरो ही दिखा देंगे, 20 किलोमीटर पर आवर से पहले चल रही थी, अभी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो जीरो ही होगी। नहीं, यहाँ पे गाड़ी की भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, गाड़ी के मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भले कांस्टेंट है, फिर भी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। ओके, और वो कितना है? दैट इज 20√2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फिर भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 20√2 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई? साउथ ईस्ट। इट इज फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स दैट वी लर्न टुडे। नेक्स्ट क्लास में अब जहां तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। Okay, so I have taught you most of the concepts regarding velocity, acceleration, distance, displacement। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है इतने सारे लेक्चर्स के थ्रू। इसके ऊपर आप कैपिटलाइज कीजिएगा अपने फंडामेंटल्स को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू।